दोस्तों, तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से सोचते हो, लेकिन क्या वाकई क्या तुम्हारा हर फैसला, हर पसंद और हर विश्वास कहीं से पहले से तय किया जा चुका है? ये सवाल डराते हैं, लेकिन आज की दुनिया में ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जिस चीज को तुम अपना ओपिनियन समझते हो, वो दरअसल किसी और की स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब सोचो, क्यों अचानक एक फैशन ट्रेंड वायरल हो जाता है? क्यों कुछ नेता लाख झूठ बोलकर भी करोड़ों लोगों के दिल जीत लेते हैं? क्यों तुम्हें लगता है कि कोई प्रोडक्ट खरीदना तुम्हारा खुद का फैसला था? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोपेगेंडा, एक ऐसा छुपा हुआ तंत्र जो आपके दिमाग को बिना बताए हैक करता है और आपको वो सोचने पर मजबूर करता है जो वो चाहता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक चेतावनी है। प्रोपेगेंडा लिखी गई थी 1928 में, जब दुनिया पहली बार समझ रही थी कि मास मैनिपुलेशन क्या होता है। इसके लेखक हैं एडवर्ड एल बर्नेज, जिन्हें दुनिया फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस के नाम से जानती है। और हैरानी की बात यह है, एडवर्ड कोई मामूली इंसान नहीं, महान साइकोएनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के भांजे थे। बर्नेज ने वो सब रिवील किया जो आज की दुनिया के सबसे ताकतवर लोग छुपाना चाहते हैं। कैसे मीडिया, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग और यहां तक कि एजुकेशन का इस्तेमाल करके लोगों की सोच को कंट्रोल किया जाता है। क्यों सुननी चाहिए ये ऑडियो बुक? अगर आप एक आम इंसान हैं, तो इस किताब को सुनना आपकी मानसिक आजादी की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये किताब आपको बताएगी कि कैसे कोई आपके डर, भावनाओं और उम्मीदों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, कैसे आपकी सोच आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, और कैसे आप इस माइंड गेम को पहचान कर खुद को और अपने लोगों को मेंटल स्लेवरी से बचा सकते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वो सब कुछ खुद तय करते हैं, उन एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स और थिंकर्स के लिए जो दूसरों की सोच पर असर डालना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो इस दुनिया की असली रियलिटी को समझना चाहते हैं बिना फिल्टर्स के। नोट कर लो, जो लोग प्रोपेगेंडा को नहीं समझते, वो खुद किसी और के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप इन्फॉर्म्ड, पावरफुल और मेंटली फ्री बनना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और जीने के लिए है। चलो इस डेंजरस और फैसिनेटिंग सफर की शुरुआत करते हैं प्रोपेगेंडा की दुनिया में। चैप्टर 1, ऑर्गेनाइजिंग केओस। कभी सोचा है, हम सब एक इनविजिबल रिमोट से ऑपरेट हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही रिमोट जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और हमारी लाइफ के हर कदम को साइलेंटली कंट्रोल करता है। इसी रिमोट का नाम है प्रोपेगेंडा। एक सच्ची बात से शुरुआत करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं, पर असल में हम वही सोचते हैं जो हमें सोचने के लिए सिखाया गया है। एडवर्ड बर्नेज इस पहले चैप्टर में हमें एक आईना दिखाते हैं जिसमें हम अपने डिसीजंस का सच देख सकते हैं। एक बार एक शहर में एक नया टूथपेस्ट लॉन्च हुआ। कंपनी ने लोगों से नहीं कहा यह सबसे सस्ता है या सबसे इफेक्टिव है, बल्कि उन्होंने कुछ डॉक्टर्स से एक स्टडी करवाकर यह कहलवाया कि फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट आपके बच्चों के दांतों को कैविटीज से बचाता है। लोगों ने अपने बच्चों के लिए वो टूथपेस्ट खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अब सिर्फ टूथपेस्ट नहीं था, ये अच्छे माता पिता होने का प्रमाण बन गया। अब सोचिए, क्या आपने वो टूथपेस्ट खरीदा या वो इमेज जो एक स्मार्ट पीआर टीम ने आपके दिमाग में इम्प्लांट की थी? एडवर्ड बर्नेज लिखते हैं, हम पर राज करने वाले, हमारे टेस्ट और ओपिनियंस को डिसाइड करने वाले लोग वो होते हैं जिनका नाम हमने कभी नहीं सुना। मतलब हमारी सोच, हमारे चॉइसेस और यहां तक कि हमारी जिंदगी के बड़े फैसले उन लोगों की सोच से बनते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं। इन्हें ही वो कहते हैं इनविजिबल गवर्नर्स। सोचिए, आपके पेरेंट्स ने आपको एक खास तरह से जीना सिखाया, स्कूल ने एथिक्स बताए, टीवी ने स्टाइल दिखाया, एड्स ने प्रोडक्ट्स चुनवाए और न्यूज ने आपको डरना सिखाया। आपके हर विचार का कोई ओरिजिन है, कोई सोर्स। अब सवाल उठता है, क्या आप वाकई में फ्री सोचते हैं? बर्नेज कहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी में भी एक अनसीन सिस्टम है जो केओस को ऑर्गेनाइज करता है ताकि मैसेस को एक दिशा दी जा सके, और ये काम प्रोपेगेंडा करता है। क्यों जरूरी है ये ऑर्गेनाइज्ड केओस? इमेजिन करो, अगर हर इंसान अपने अपने तरीके से सोचता, वोट करता, खरीदारी करता, तो समाज में एक कंप्लीट कंफ्यूजन होता। तो क्या किया गया? सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये गाइडेंस किसके हाथ में है? उनके जो जानते हैं कि मास माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, यानी
प्रोपेगेंडा अब एक इनविजिबल मैकेनिज्म बन चुका है जो केओस को ऑर्डर में बदलता है। बिजनेस की दुनिया में हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती है, लेकिन बर्नेस बताते हैं कि हर सक्सेसफुल कैंपेन में एक इनविजिबल स्ट्रैटेजी होती है। लोग टूथपेस्ट इसलिए नहीं खरीदते कि वो सस्ता है, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो क्लीन फील कराता है या उन्हें रिस्पॉन्सिबल पेरेंट फील कराता है। नोट कर लो, लाखों लोगों को एक साथ मूव करवाने के लिए किसी आइडिया का ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है और उसका टूल होता है प्रोपेगेंडा। अब सोचिए, अगर हर आदमी खुद एनालिसिस करने लगे कि कौन सा शैम्पू उसके बालों के लिए बेस्ट है, तो शैम्पू इंडस्ट्री बंद हो जाए, क्योंकि 95% लोग ब्रांड की कहानी पर भरोसा करते हैं, शैम्पू की क्वालिटी पर नहीं। इस चैप्टर में बर्नेस हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाते हैं कि हम सब एक सामूहिक हिप्नोसिस में जी रहे हैं, जहां हमारी पहचान, हमारी वैल्यूज, हमारे हीरोज सब किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, अब आप जाग चुके हो, अब आप जान रहे हो कि ये केओस कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब अगली बार जब कोई प्रोडक्ट, लीडर या ट्रेंड आपकी लाइफ में एंटर हो, तो पूछना मत भूलना, क्या मैं सोच रहा हूं या मुझे सोचवाया जा रहा है। अगर ये थॉट आपको झकझोर गया है, तो तैयार हो जाइए अगले चैप्टर के लिए, जहां हम जानेंगे द न्यू प्रोपेगेंडा की दुनिया, जहां मैनिपुलेशन अब आर्ट बन चुका है। चैप्टर 2, द न्यू प्रोपेगेंडा। भीड़ को चलाना, लोकतंत्र को दिशा देना और इंसान की सोच बदलना, ये कोई कला नहीं, अब ये एक विज्ञान बन चुका है। इस विज्ञान का नाम है नई प्रोपेगेंडा। जब राजा रजवाड़े राज करते थे तो वो कहते थे, राज्य मतलब मैं खुद। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पावर शिफ्ट हुई, राजा से जनता के पास, और फिर जनता से उन गिने चुने लोगों के पास जो जानते हैं कि जनता की सोच को कैसे मोड़ा जाए। 1920 के दशक में अमेरिका में एक मीट कंपनी, बीचनट पैकिंग कंपनी, परेशान थी। उनका बेकन बिक नहीं रहा था। एडवर्ड बर्नेस को बुलाया गया। अब देखिए उसकी स्ट्रैटेजी। बर्नेस ने डॉक्टर्स को अप्रोच किया और एक सर्वे कराया जिसमें दिखाया गया कि हार्टी ब्रेकफास्ट यानी बड़ा नाश्ता सेहत के लिए अच्छा है। उसके बाद उन्होंने पूरे अमेरिका में एक मैसेज फैलाया, डॉक्टर्स रिकमेंड एक हैवी ब्रेकफास्ट, एग्स एंड बैकन। लोगों ने सुना, डॉक्टर्स ने कहा है तो सही ही होगा, और बस बेकन अब से ब्रेकफास्ट का हिस्सा बन गया। अब सोचिए, क्या लोगों को बेकन पसंद आया या उन्हें वो पसंद करवाया गया? बर्नेस का पॉइंट, बर्नेस कहते हैं, आज की दुनिया में कुछ भी बड़ा करना हो तो पब्लिक की सोच को जीतना जरूरी है, और यही काम करता है न्यू प्रोपेगेंडा। अब ये प्रोपेगेंडा सिर्फ वॉर या पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं, बल्कि ये मूवीज, फैशन, हेल्थ, रिलीजन, बिजनेस और एजुकेशन हर जगह साइलेंटली एक्टिव है। आज अगर आप जिम जाते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो क्या आपने सच में खुद सोचा था ऐसा करना चाहिए, या फिर ये सब आपने इंटरनेट, एड्स, इन्फ्लुएंसर या किसी मैगजीन से इनडायरेक्टली सीखा? बर्नेस के शब्दों में, लोग सोचते हैं कि वो खुद सोचते हैं, लेकिन असल में वो सोचते हैं जो कोई और उनके लिए सोचता है। मास थिंकिंग वर्सेस इंडिविजुअल थिंकिंग। डेमोक्रेसी कहती है हर इंसान आजाद है, सबको सोचने की आजादी है, लेकिन बर्नेस कहते हैं मास माइंड को डायरेक्शन देने के लिए ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज की जरूरत होती है। मतलब अगर हर इंसान न्यूज, प्रोडक्ट, लीडर या पॉलिसी के बारे में खुद रिसर्च करने लगे तो केओस फैल जाएगा। तो सोसाइटी ने एक रास्ता अपनाया, कुछ खास लोग सोचेंगे और मासेस उन्हीं की सोच को अपनाएंगे। कभी वेलवेट फैशन में नहीं था और कुछ सालों में वो हर मैगजीन, रैंप और स्टोर में छा गया। कैसे? वेलवेट के बिजनेस में गिरावट आ रही थी। बर्नेस ने फैशन डिजाइनर्स, पेरिस के कुट्यूरियर्स और सेलिब्रिटीज को वेलवेट पहनवाया, मैगजीन में पिक्चर्स छपवाई, फैशन शोज कराए गए, और फिर धीरे धीरे लोगों को वेलवेट अच्छा लगने लगा। फैशन सेंस नहीं बदला था, फैशन का डायरेक्शन बदल दिया गया था। सोचिए, अगर हर बार आप टूथपेस्ट खरीदते वक्त इंग्रेडिएंट्स पढ़ने बैठ जाएं, तो शायद सुपरमार्केट वाले आपको डॉक्टर साहब कहने लगें। लेकिन असल में हम सब जल्दी में होते हैं और डिसीजंस फीलिंग्स और ब्रांड स्टोरी पर ले लेते हैं। सोचने वाली बात, जो लोग नई प्रोपेगेंडा को समझते हैं वही दूसरों की सोच को शेप कर सकते हैं। जो नहीं समझते वो बस फॉलोअर बन जाते हैं। यह चैप्टर हमें बताता है कि आज की दुनिया में सच्चाई उतनी पावरफुल नहीं है जितनी पावरफुल है उस सच्चाई को प्रेजेंट करने की स्ट्रेटजी। बर्नेस कहते हैं प्रोपेगेंडा कोई गलत चीज नहीं है,
इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है यह तय करता है कि इसका असर अच्छा होगा या बुरा। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आपके आसपास प्रोपेगेंडा हो रहा है, सवाल है आप उसे पहचान पा रहे हैं या नहीं। अब तैयार हो जाइए अगले चैप्टर के लिए, जहां हम जानेंगे द न्यू प्रोपेगेंडिस्ट्स, वो लोग जो पर्दे के पीछे बैठे हैं और साइलेंटली आपकी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। इस गेम को समझना जीतने का पहला कदम है। चैप्टर 3 द न्यू प्रोपेगेंडिस्ट्स। तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन क्या तुम उन लोगों को जानते हो जो तुम्हारे फैसलों की जमीन तैयार करते हैं? वो ना टीवी पर दिखते हैं, ना न्यूज में आते हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया की सोच का नक्शा वही बनाते हैं। ये हैं द न्यू प्रोपेगेंडिस्ट्स। हीरो कौन बनाता है? 1940 के दशक में अमेरिका में एक नया नेता उभर रहा था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, पर प्रेस में उसकी शांति को सीरियस लीडरशिप बताया गया। उसके कैंपेन में कहीं भी झूठे वादे नहीं थे, बस केयरफुली चुनी गई इमेजेस थीं, वेल टाइम्ड स्पीचेस थीं और सेलेक्टिव कवरेज थी। लोग उसे सच्चा नेता कहने लगे, लेकिन सच्चाई ये थी उसकी पूरी इमेज एक प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट ने डिजाइन की थी। वो पब्लिक का हीरो बना, लेकिन पर्दे के पीछे बैठा एक इंसान, न्यू प्रोपेगेंडिस्ट, उसका असली निर्माता था। बर्नेज इस चैप्टर में एक खुलासा करते हैं। हमारे विचार, हमारी पसंद, हमारी नफरत, यहां तक कि हमारा फैशन सेंस, सब कुछ हमें वो लोग बताते हैं जिनका नाम हम जानते ही नहीं। अब सोचो, किसने तय किया कि व्हाइट शर्ट प्रोफेशनल दिखती है? किसने बताया कि स्लिम होना ब्यूटी है? किसने तय किया कि कौन सा एक्टर, आर्टिस्ट या पॉलिटिशियन आपको पसंद आना चाहिए? ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सब केयरफुली प्लान किया गया है। न्यू प्रोपेगेंडिस्ट कौन है? ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। पीआर एक्सपर्ट्स, मीडिया कंसल्टेंट्स, एडवर्टाइजिंग प्लानर्स, पॉलिसी शेपर्स और सोशल ओपिनियन डिजाइनर्स। ये लोग जानते हैं किस थॉट को किस ग्रुप तक पहुंचाना है, कब पहुंचाना है और कैसे रीच करवाना है। प्रोपेगेंडिस्ट्स की ताकत कहां से आती है? बर्नेज बताते हैं इन लोगों की ताकत 3 जगहों से आती है। नेचुरल लीडरशिप, यानी उनका सेंस कि पब्लिक किस इमोशन पर रिएक्ट करेगी। आइडिया सप्लायर्स, ये सिर्फ कंटेंट नहीं, पूरे नैरेटिव को क्रिएट करते हैं। स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ये समाज के हर इन्फ्लुएंशियल पॉइंट को पकड़ते हैं। मीडिया, शिक्षा, फैशन, राजनीति, धर्म। आपने सुना होगा, सुंदर है सुंदर, शून्य फिगर हॉट, व्रिंकल फ्री यूथफुल। अब सोचिए, क्या ये सच्चाइयां हैं या किसी ने हमारे दिमाग में आइडियल ब्यूटी की इमेज डाल दी? बर्नेज एक केस स्टडी में बताते हैं कि कैसे मीडिया और एडवर्टाइजिंग ने विमेन्स फैशन, बॉडी इमेज और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को पुश करने के लिए प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया। औरतों को ये महसूस कराया गया कि उन्हें अपने शरीर को बदलने की जरूरत है और सॉल्यूशन है ब्रांड्स के पास। आज के यूथ इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, रील्स देखते हैं और 5 सेकंड क्लिप्स से इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन बर्नेस इस चैप्टर में एक खतरे की ओर इशारा करते हैं। अगर आपकी सोच के पीछे कोई और बैठा है, तो आपकी चॉइसेस भी आपकी नहीं है। मतलब तुम सोच रहे हो कि तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो, पर असल में तुम खुद इन्फ्लुएंस हो रहे हो। सोचिए, अगर कोई आज की जनरेशन को बोले अपने कपड़े खुद डिजाइन करो, अपने बिलीफ सिस्टम को खुद बनाओ, तो जवाब मिलेगा, भाई पिंटरेस्ट का क्या होगा फिर? सोचने वाली बात। न्यू प्रोपेगेंडिस्ट पब्लिक को सीधा नहीं बदलता, वो एनवायरनमेंट बदल देता है ताकि लोग खुद ब खुद बदल जाएं। बर्नेस कहते हैं, पब्लिक को कोई भी आइडिया एक्सेप्ट करवाना हो तो उसे फोर्स मत करो, उसे ऐसा फील करवाओ जैसे वो खुद उस आइडिया तक पहुंचा हो। न्यू प्रोपेगेंडिस्ट्स का यही मास्टर ट्रिक है। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या खुद को इन्फ्लुएंस से बचाना चाहते हैं, तो इस चैप्टर से एक चीज जरूर सीख लो, जो सोच को बना सकता है वो दुनिया बदल सकता है। अब अगले चैप्टर में हम अंदर झांकेंगे उस साइकोलॉजी की जो बताती है कि मास थिंकिंग कैसे बनाई जाती है। चैप्टर 4 द साइकोलॉजी ऑफ पब्लिक रिलेशंस। अगर आप लोगों को ये यकीन दिला दें कि कोई चीज सही है, तो वो लोग बिना सवाल पूछे उसे सच मान लेंगे, और यही है पब्लिक रिलेशंस की असली ताकत। एडवर्ड बर्नेज कहते हैं, पब्लिक को कंट्रोल करने का सबसे सटल तरीका है उसके इमोशंस और ग्रुप इंस्टिंक्ट्स को समझना। साइकोलॉजी मतलब सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, ये है इंसानों की
प्रिडिक्टेबल रिएक्शंस को स्ट्रैटेजी में बदलना। बर्नेस इस चैप्टर में बताते हैं कि पब्लिक रिलेशंस असल में इंफॉर्मेशन देने की कला नहीं है, बल्कि पब्लिक की सोच को बदलने की साइंस है। ग्रीन सिगरेट्स अ स्टाइलिश लाई। 1920 के दशक में महिलाओं का स्मोकिंग करना टैबू था। तब बर्नेस को एक टोबैको कंपनी ने हायर किया। टारगेट था औरतों को सिगरेट पीने के लिए कन्विंस करना। तो बर्नेस ने क्या किया? एक ईस्टर परेड के दौरान कुछ फैशनेबल महिलाओं को हायर किया गया। उन्होंने सबके सामने सिगरेट जलाई और मीडिया को इसे टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम का नाम देकर वायरल करने को कहा गया। हेडलाइन बनी, मॉडर्न विमेन क्लेम देयर फ्रीडम विद अ सिगरेट। पब्लिक शॉक्ड थी और क्यूरियस भी, और देखते ही देखते सिगरेट औरतों की इंडिपेंडेंस की सिंबल बन गई। प्रोडक्ट वही था, लेकिन उसकी साइकोलॉजी बदल दी गई। आज आप देखेंगे कि हर ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो एक फीलिंग, एक आइडेंटिटी बेचता है। डव आपको रियल ब्यूटी का मैसेज देता है, नाइकी कहता है जस्ट डू इट, और कोक कहता है ओपन हैप्पीनेस। अब सोचिए, क्या आप प्रोडक्ट खरीदते हैं या उस फीलिंग को? बर्नेस यही कहते हैं, लोग चीजें खरीदते हैं, वे भावनाएं खरीदते हैं, एंड दोज इमोशंस आर केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड। बर्नेस ने गुस्ताव ले बॉन और फ्रॉइड जैसे साइकोलॉजिस्ट्स के काम को डीपली स्टडी किया। वो बताते हैं कि इंडिविजुअल इंसान रैशनल हो सकता है, लेकिन भीड़ में वो इमोशनल, इम्पल्सिव और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसलिए पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए आपको भीड़ के बिहेवियर को समझना होता है, ना कि इंडिविजुअल सोच को। उदाहरण के लिए, जब कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट का यूज करता है तो लोग सोचते हैं अगर ये इसका फेवरेट है तो शायद ये अच्छा ही होगा। ये लॉजिक नहीं, ये हर्ड बिहेवियर है। सोचिए, अगर हर आदमी टीवी पर एड देखकर बोले पड़ोआत रुको, पहले मैं इसकी साइंटिफिक रिसर्च पढ़ लूं, तो मार्केटर्स तो बोले भाई तू जिंदा कैसे है अभी तक? सच्चाई ये है, हम सब डिसीजन लेते हैं इमोशनली और उसे जस्टिफाई करते हैं लॉजिकली। नोट कार लो, पब्लिक रिलेशंस का मकसद सोचने की आजादी देना नहीं होता, बल्कि लोगों को ऐसा फील करवाना होता है कि उन्होंने खुद सोचा है। बर्नेस की टेक्निक्स, सिंबलिज्म का इस्तेमाल करो, जैसे सिगरेट शावेंड स्वतंत्रता, विश्वास पात्र से संदेश दिलवाओ, जैसे डॉक्टर, अभिनेता, प्रभावशाली। रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, ताकि बात दिमाग में बैठ जाए। इमोशनली चार्ज कर दो, डर, प्यार, गर्व जैसे फीलिंग्स को एक्टिवेट करो। बर्नेस इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आपको पब्लिक की साइकोलॉजी की समझ है तो आप बिना फोर्स करे भीड़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस अब महज कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक साइलेंट ब्रेन प्रोग्रामिंग प्रोसेस है। आज अगर कोई ब्रांड वायरल होता है, कोई मूवमेंट ट्रेंड बनता है, कोई मीम लाखों में घूमता है, तो पीछे कहीं ना कहीं कोई साइकोलॉजिकल ट्रिगर जरूर होता है, और उसी ट्रिगर को पहचानना एक मास्टर प्रोपेगेंडिस्ट की असली पहचान होती है। चैप्टर 5, बिजनेस एंड द पब्लिक। अगर कोई कंपनी सिर्फ सामान बेच रही है तो समझो वो गेम हार रही है। आज का असली खेल है सोच बेचना, छवि बेचना, भरोसा बेचना। बिजनेस अब सिर्फ प्रॉफिट का खेल नहीं रहा, बल्कि ये बन चुका है पब्लिक थिंकिंग का मैनेजमेंट। बर्नेस साफ शब्दों में कहते हैं, आज की सफल कंपनियां वो हैं जो पब्लिक ओपिनियन को समझती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं और समय से पहले उसकी डायरेक्शन तय कर देती हैं। यानी अगर कोई बिजनेस ये सोच रहा है कि अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे तो लोग खुद आ जाएंगे, तो वो शायद 1920 में ही फंसा हुआ है। 1920 में फोर्ड कंपनी सबसे आगे थी और लोग कहते थे व्हाई बाय एनीथिंग एल्स। जीएम, जनरल मोटर्स ने एडवर्ड बर्नेज की मदद ली। बर्नेज ने सिर्फ कार नहीं बेची, उसने बेचा स्टाइल, पर्सनैलिटी और प्रोग्रेस। हर मॉडल का एक अलग रंग था, हर ईयर नया डिजाइन, और एड्स ने ये इमेज बना दी कि अगर तुम जीएम नहीं चलाते तो शायद तुम आउटडेटेड हो। लोगों को ये नहीं लग रहा था कि वो कार खरीद रहे हैं, उन्हें लग रहा था कि वो स्टेटस और आइडेंटिटी खरीद रहे हैं। बिजनेस ने प्रोडक्ट नहीं बेचा, पब्लिक की सोच को अपडेट किया। सोचिए, आपने कभी ये सोचा है कि आप आईफोन क्यों खरीदते हैं? कैमरा के लिए, बैटरी के लिए, या इसलिए क्योंकि वो आपको प्रीमियम फील कराता है? क्या आपने कभी किसी लोकल अननोन ब्रांड का फोन लिया, भले वो स्पेक्स में बेहतर हो? नहीं, क्योंकि बिजनेस ने आपके दिल और दिमाग में ये बैठा दिया कि आईफोन एंड ससेक्स। यही है प्रोपेगेंडा का जादू। बर्नेस की स्ट्रेटजी फॉर बिजनेसेस। बर्नेस ने बिजनेसेस को सिखाया कि पब्लिक को सिर्फ इंफॉर्मेशन मत दो, उसे इंस्पायर करो।
पब्लिक को सिर्फ बोलो मत, उसे महसूस करवाओ। मतलब एड्स में सिर्फ फीचर्स मत बताओ, वैल्यूज बताओ। लोगो, कलर, सेलिब्रिटी, मैसेज, सब कुछ ऐसा हो जो एक इमोशन ट्रिगर करे। एम्प्लॉयज को भी ब्रांड का एम्बेसडर बनाओ ताकि अंदर और बाहर दोनों छवि सेम हो। बिजनेस के लिए ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, बर्नेस बताते हैं। पब्लिक किसी कंपनी को तभी सपोर्ट करती है जब उसे लगता है कि कंपनी ह्यूमन है, कंपनी कम्युनिटी की केयर करती है, कंपनी का मैसेज उनकी इमोशन से जुड़ा है। यही रीजन है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसे लगाती हैं। जब कोई कंपनी ट्री प्लांटेशन करती है, स्कूल अडॉप्ट करती है या LGBTQ+ कैंपेन सपोर्ट करती है, वो सिर्फ भलाई नहीं कर रही होती, वो पब्लिक की सोच में अपनी जगह बना रही होती है। अब सोचिए, अगर कोई कंपनी प्लेन वाइट पैकेजिंग में लिख दे हमारा प्रोडक्ट साइंटिफिकली बेस्ट है, तो लोग कहेंगे बिल्कुल, लेकिन दिखता तो बोरिंग है यार। लोग बेस्ट पर कम और फील पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। सोचने वाली बात, आज की दुनिया में बिजनेस वही है जो ट्रस्ट बेच सके, और ट्रस्ट बनता है नैरेटिव से, और नैरेटिव बनता है प्रोपेगेंडा से। एडवर्ड बर्नेस का ये चैप्टर एक चेतावनी भी है और एक मास्टर क्लास भी। वो कहते हैं बिजनेस अगर सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करेगा और पब्लिक की सोच को इग्नोर करेगा तो वो धीरे धीरे इनविजिबल होता चला जाएगा। आज के जमाने में प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ साथ पब्लिक ओपिनियन शेपिंग ही किसी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 6, प्रोपेगेंडा एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। नेता वो नहीं होता जो सच बोलता है, नेता वो होता है जो लोगों को वो सच दिखा देता है जो वो देखना चाहते हैं। और इस सच को बनाने का जो सबसे ताकतवर हथियार है वो है प्रोपेगेंडा। बर्नेस साफ शब्दों में कहते हैं लोकतंत्र में लीडर का असली काम लोगों को डायरेक्ट करना नहीं होता, बल्कि उन्हें ऐसा फील कराना होता है कि उन्होंने खुद ही उस डायरेक्शन को चुना है। और ये जादू होता है पब्लिक ओपिनियन की इनविजिबल इंजीनियरिंग से। 1917 अमेरिकी जनता किसी भी हालत में वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं कूदना चाहती थी। पब्लिक वॉर से थकी हुई थी, पर लीडर्स को वॉर में कूदना था। तब बर्नेस और उनकी टीम ने एक फ्रेज बनाया, मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। बस यही लाइन न्यूज़पेपर्स में, स्पीचेस में, पोस्टर्स में, हर जगह फैलाई गई। पब्लिक को ऐसा लगने लगा कि ये वॉर एक जरूरी कदम है डेमोक्रेसी बचाने के लिए। और देखते ही देखते जिस वॉर का विरोध हो रहा था उसी में लोग पेट्रियटिज्म के साथ कूदने लगे। बर्नेस ने साफ दिखा दिया, पॉलिटिकल लीडरशिप का असली हथियार है कंट्रोल्ड मैसेजिंग। हमारे देश में भी आपने देखा होगा, कभी कोई नेता गरीबी हटाओ का नारा देता है तो कोई सबका साथ सबका विकास कहता है, या कोई नेशन फर्स्ट की इमेज बनाता है। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ नारे हैं या केयरफुली प्लान्ड इमोशन ड्रिवन पब्लिक ओपिनियन स्ट्रैटेजीज? प्रोपेगेंडा का सबसे असरदार रूप वही होता है जो स्लोगन की तरह याद रहे और सोचने की जरूरत ही ना पड़े। लीडर बनना वर्सेस लीडर दिखना। बर्नेस कहते हैं हर ग्रेट लीडर को ग्रेट प्रोपेगेंडिस्ट होना चाहिए या उसे हायर करना चाहिए। मतलब अगर आप सिर्फ सच्चे हैं तो काफी नहीं, अगर लोग आपके सच को फील नहीं कर पा रहे तो आप इनविजिबल हो सकते हैं। इसलिए नेता बनना अब स्ट्रैटेजी से जुड़ गया है। अपनी इमेज कैसे दिखानी है, कौन से मुद्दे उठाने हैं, किस लैंग्वेज में बोलना है, किन इमोशंस को टच करना है, ये सब एक प्लान्ड साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट का हिस्सा होता है। मास मूवमेंट बनाना कैसे होता है? अगर कोई नेता चाहता है कि एक पॉलिसी को लोग सपोर्ट करें तो वो सीधे पॉलिसी की डिटेल्स नहीं बताता। वो करता है एक रिलेटेबल सिंबल क्रिएट, एक इमोशन ट्रिगर करता है जैसे डर, गर्व या गुस्सा, और फिर पब्लिक के बीच यूएस वेयर्स देम की फीलिंग इंजेक्ट करता है। जैसे किसी बिल को देशद्रोहियों के खिलाफ बता दो तो लोग बिना समझे ही सपोर्ट करने लगते हैं। सोचिए, अगर हर वोटर वोट देने से पहले पूरा मैनिफेस्टो पढ़े, पास्ट रिकॉर्ड देखे और देन सोचे तो चुनाव 5 साल नहीं 15 साल में भी ना हो। इसलिए नेता जानते हैं लोग सोचकर नहीं, महसूस करके वोट देते हैं, और यही इमोशन कंट्रोल करना होता है मॉडर्न पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। नोट कर लो, प्रोपेगेंडा का असली खेल ये नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि लोग क्या सोचकर भी खुद को स्वतंत्र समझते हैं। इस पूरे चैप्टर में बर्नेस हमें सिखाते हैं कि डेमोक्रेसी में जनता की शक्ति दिखती है, लेकिन असली शक्ति उनके डिसीजन को शेप करने में है।
और यही काम करते हैं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट्स। ये लोग समझते हैं कि लोग हीरो पर नहीं, कहानी पर भरोसा करते हैं, और अगर कहानी में इमोशन, अर्जेंसी और डायरेक्शन है तो जनता खुद चल पड़ती है। अब हम बढ़ेंगे एक और दिलचस्प जोन की ओर, विमेन्स एक्टिविटीज एंड प्रोपेगेंडा, जहां बर्नेस बताते हैं कि कैसे महिलाएं भी एक पावरफुल ऑडियंस हैं और कैसे उनकी चॉइसेस को शेप किया गया फैशन, सामाजिक मूवमेंट्स और कंज्यूमरिज्म के जरिए। चैप्टर 7, विमेन्स एक्टिविटीज एंड प्रोपेगेंडा। अगर तुम एक आदमी को कन्विंस करते हो तो वो खुद बदलता है, लेकिन अगर तुम एक औरत को कन्विंस करते हो तो तुम एक पूरी पीढ़ी को बदल देते हो। एडवर्ड बर्नेस को ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि मकाइपोनिक्स क्यों कर कोई मूवमेंट, प्रोडक्ट या विचार समाज में फैलाना है तो औरतों की सोच को प्रभावित करना सबसे अहम है। द टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम कैंपेन, 1929, न्यूयॉर्क। औरतों के लिए सिगरेट पीना टैबू माना जाता था। पब्लिक जगहों पर स्मोक करने वाली महिला को कैरेक्टरलेस समझा जाता था, लेकिन अमेरिकन टोबैको कंपनी चाहती थी कि औरतें भी सिगरेट खरीदें। तब बर्नेस ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने मशहूर मनोविश्लेषक से पूछा, सिगरेट एक औरत के लिए किस सिंबल की तरह हो सकती है? जवाब आया, आजादी का। ईस्टर परेड के दिन कुछ फैशनेबल औरतों को सिगरेट पकड़ाकर सड़कों पर भेजा गया। फोटोग्राफर्स पहले से रेडी थे। हेडलाइन बनी, यंग वुमेन मार्च विद टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। सिगरेट अब सिर्फ स्मोक करने की चीज नहीं थी, ये बन चुकी थी फीमेल एम्पावरमेंट का सिंबल। पब्लिक शॉक्ड थी मगर इंस्पायर्ड भी, और देखते ही देखते सिगरेट ब्रांड्स की विमेन ऑडियंस 300% तक बढ़ गई। आज भी वही साइकिल चल रही है। आज कोई फेयरनेस क्रीम खुद को गोरा बनाने की चीज नहीं कहती, वो कहती है कॉन्फिडेंस बढ़ाने की क्रीम है। कोई सैनिटरी पैड क्लीनलीनेस नहीं, पावर की बात करता है। हर मैसेज इमोशनल है, क्योंकि औरतें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदती, फीलिंग्स खरीदती हैं, और यही फीलिंग्स पूरे परिवार, कम्युनिटी और सोसाइटी को प्रभावित करती हैं। बर्नेस क्या कहते हैं, अगर आप किसी महिला को यह महसूस करा दें कि कोई प्रोडक्ट या थॉट उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा है, तो वो खुद उस विचार की प्रमोटर बन जाती है, बिना उससे कहे। मतलब एक महिला सिर्फ कंज्यूमर नहीं होती, वो ट्रेंड सेटर होती है, वो इन्फ्लुएंसर होती है, और कई बार वो एक मूवमेंट की बैकबोन बन जाती है। फैशन, फूड, फिटनेस, सब में महिलाएं की ऑडियंस हैं। बर्नेस बताते हैं कि महिलाएं फैशन ट्रेंड से लेकर बच्चों के खाने, हेल्थ केयर, इवन फर्नीचर तक हर डिसीजन में सेंट्रल रोल निभाती हैं। इसलिए कंपनीज और सोशल कैंपेन्स दोनों के लिए ये जरूरी है कि उनके मैसेजेस विमेन सेंट्रिक हों। कोई एनजीओ हो वो मदर चाइल्ड हेल्थ पर काम करे, कोई ब्रांड हो वो विमेन्स फ्रीडम का संदेश दे, कोई पॉलिटिशियन हो वो सेफ्टी और रिस्पेक्ट की बात करे। क्यों? क्योंकि औरतें आइडिया को रियलिटी में बदलने की ताकत रखती हैं। सोचिए, अगर एक शादीशुदा आदमी बोले मैंने अपनी मर्जी से नया सोफा खरीदा है, तो 90% लोग हंस देंगे, क्योंकि घर का फर्नीचर कौन चुनता है ये सब जानते हैं। औरतें डिसीजन मेकर भी हैं और साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट भी। नोट कर लो, अगर कोई सोसाइटी बदलनी है तो सबसे पहले उस सोसाइटी की महिलाओं की सोच को सम्मान, स्पेस और दिशा देनी होगी, और इसी सोच को समझकर प्रोपेगेंडा प्लानर्स विमेन को सबसे स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट मानते हैं। बर्नेस इस चैप्टर में ये दिखाते हैं कि महिलाएं सिर्फ प्रचार की ऑडियंस नहीं हैं, वो प्रचार की एम्पलीफायर हैं। कोई प्रोडक्ट हो या कोई सोशल मैसेज, अगर विमेन उसे एक्सेप्ट करती हैं तो वो आइडिया अनस्टॉपेबल बन जाता है। इसलिए बर्नेस ने अर्लीस्ट पीआर कैंपेन्स में विमेन्स क्लब्स, फैशन इन्फ्लुएंसर्स, हाउसवाइव्स और वर्किंग विमेन के नेटवर्क्स को एक्टिवली एंगेज किया। अब बढ़ते हैं एक ऐसे जोन में जहां हम देखेंगे एजुकेशन और प्रोपेगेंडा का मेल, जहां बताया जाएगा कि कैसे स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस बिना जाने एक विचारधारा को प्रमोट करते हैं। चैप्टर 8, प्रोपेगेंडा फॉर एजुकेशन। अगर आप एक देश की सोच बदलना चाहते हैं तो उसकी किताबें बदल दीजिए, क्योंकि जो बातें बचपन में पढ़ाई जाती हैं वही आगे चलकर पूरे समाज का चेहरा बनती हैं। एडवर्ड बर्नेस इस चैप्टर में एक बहुत खतरनाक सच बताते हैं कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज देने का जरिया नहीं है, बल्कि ये प्रोपेगेंडा का सबसे सटल और सबसे असरदार माध्यम है। 1920 में एक बड़ी रेल कंपनी अमेरिका में अपनी इमेज को सुधारना चाहती थी। उन्होंने सीधे एड्स नहीं चलाए। बर्नेस ने उन्हें सलाह दी कि बच्चों को ट्रेन के इंपॉर्टेंस पर पढ़ाओ। तो क्या किया गया? टेक्स्ट बुक्स में रेलवे को नेशन बिल्डर के रूप में दिखाया गया, टीचर्स को फ्री मटेरियल भेजा गया,
स्कूल्स में रेलवे ट्रिप्स करवाई गईं और बच्चों को पेंटिंग, एसे और ड्रामा कॉम्पिटिशन्स कराए गए। रेल के बारे में अब बच्चे ये सोचते हुए बड़े हुए कि रेलवे ही असली राष्ट्र निर्माता है। बिजनेस को गुडविल भी मिली, गवर्नमेंट से सपोर्ट भी और जनता से इमोशनल ट्रस्ट भी। यही है एजुकेशन के जरिए प्रोपेगेंडा। बर्नेस क्या कहते हैं? स्कूल और कॉलेजेस को ये एहसास भी नहीं होता कि वो न्यूट्रल नहीं हैं। वो हर दिन एक खास सोच को रेप्लिकेट कर रहे हैं। मतलब कौन सी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, किसे हीरो बताया जाता है, कौन से वैल्यूज को आइडियल कहा जाता है और कौन सी आइडियोलॉजीज को नॉर्मल बनाकर दिखाया जाता है। ये सब एक सोच को साइलेंटली इम्प्लांट करते हैं। आप खुद सोचिए, बचपन से हमें सिखाया गया कि अच्छे बच्चे हमेशा ओबे करते हैं, टीचर की बात को क्वेश्चन नहीं करते, रूल फॉलो करना कैरेक्टर की निशानी है। अब सोचिए, अगर यही माइंडसेट हर जनरेशन में डाला जाए तो क्या सोसाइटी में कोई नई सोच उभरेगी, या फिर लोग सिस्टम से सवाल करने के बजाय उसे ही सच मानने लगेंगे? यही है एजुकेशनल प्रोपेगेंडा, जो रिबेलियन को भी साइलेंटली डिसिप्लिन में बदल देता है। आज भी बहुत सी जगहों पर सिलेबस में कुछ खास युद्ध ग्लोरीफाई किए जाते हैं, कुछ समुदाय इनविजिबल रखे जाते हैं, कुछ वर्ड्स देशभक्ति की तरह पैक किए जाते हैं और कुछ आइडियाज को अनसाइंटिफिक या अनपेट्रियोटिक कहकर दबा दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स सोचते हैं अगर ये किताब में है तो सही ही होगा। और यहीं पर प्रोपेगेंडा सबसे गहरा असर करता है। वो सवाल करने से पहले ही सोच को शांत कर देता है। अगर एक बच्चा टेक्स्ट बुक में पढ़े कि ब्रोकोली खाओ तो माँ कहती है, देख किताब में भी लिखा है। लेकिन अगर बच्चा पूछे क्यों खाऊं, तो जवाब आता है, ज्यादा सवाल मत पूछो, पढ़ाई कर। सिस्टम यही चाहता है, पढ़ो, मानो और दोहराओ। सोचने वाली बात, अगर कोई समाज एजुकेशन को न्यूट्रल मानता है तो वो सबसे असली प्रोपेगेंडा को पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो बात किताब में छपी होती है उसे सच मानना हमारा कंडीशन बिहेवियर बन चुका है। एडवर्ड बर्नेस कहते हैं कि एजुकेशन को अगर जागरूकता और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये सोसाइटी को एम्पावर कर सकता है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल्ड मैसेजिंग का टूल बना दिया जाए तो ये पूरे राष्ट्र की सोच को एक इनविजिबल फ्रेम में बांध सकता है। और ये फ्रेम ही तय करता है कि हम क्या सोच सकते हैं और क्या नहीं। अब बढ़ते हैं प्रोपेगेंडा इन सोशल सर्विस की ओर, जहां बर्नेस बताते हैं कि कैसे अच्छे कॉज और समाज सेवा भी इमेज बिल्डिंग और सोच बदलने के पावरफुल टूल्स बन चुके हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि प्रोपेगेंडा हर वो जगह पहुंच चुका है जहां कभी हमें लगा था कि बस अच्छाई रहती है। चैप्टर 9, प्रोपेगेंडा इन सोशल सर्विस। जब कोई नेक काम भी प्रचार का मोहरा बन जाए तो सच्चाई और स्ट्रैटेजी के बीच का फर्क मिटने लगता है। बर्नेस इस चैप्टर में एक चौंकाने वाली बात करते हैं। सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए भी आज प्रोपेगेंडा जरूरी बन चुका है। मतलब इवन अच्छे कामों को भी सेल करना पड़ता है, क्योंकि बिना सही इमेज और स्ट्रैटेजी के लोग अच्छाई को भी इग्नोर कर देते हैं। 1920 में एक सोशल हेल्थ बोर्ड को बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए एक कैंपेन चलाना था। सच्चाई थी कि पुअर फैमिलीज अपने बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं दे पा रही थीं। सरकार के पास डेटा था, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था। बर्नेस ने अप्रोच बदल दिया। उन्होंने बच्चों की हेल्थ को फ्यूचर ऑफ द नेशन बना दिया। पोस्टर्स में बच्चों को स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की तरह दिखाया गया। स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स कराए गए। सबसे मजबूत बच्चे के महीने डॉक्टर्स को फ्रंट फेस बनाया गया। न्यूज़पेपर्स में ये मैसेज फैलाया गया, आज एक कमजोर बच्चा है तो कल एक कमजोर देश होगा। और देखते ही देखते चाइल्ड वेलफेयर एक बोरिंग टॉपिक से बदलकर नेशनल कंसर्न बन गया। यही है प्रोपेगेंडा इन सोशल सर्विस। अच्छाई भी अब ब्रांडिंग मांगती है। सोचिए, आज कोई एनजीओ अगर पानी बचाने की बात करे तो लोग तब तक रिएक्ट नहीं करते जब तक वो मैसेज विजुअली अपीलिंग ना हो या उसमें कोई पावरफुल सेलिब्रिटी फेस ना हो। मतलब सिर्फ सच्चाई काफी नहीं है, सच्चाई को बेचने की कला आनी चाहिए। बर्नेस कहते हैं, इवन द मोस्ट नोबल कॉज नीड्स स्ट्रेटेजिक स्टोरी टेलिंग टू सर्वाइव एंड स्केल। क्यों जरूरी है प्रोपेगेंडा सोशल वर्क में? क्योंकि पब्लिक ओवरलोडेड है इंफॉर्मेशन से। इमोशनल ट्रिगर्स के बिना कोई मूव नहीं करता, और बिना स्ट्रैटेजी के कोई भी गुड कॉज धीरे धीरे खो जाता है। इसलिए बर्नेस ने यह कहा, सोशल सर्विस को भी उसी तरह प्लान करना चाहिए जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है। क्लियर मैसेज, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स, इमोशनल हुक। आज के कैंपेन्स, जब कोई पर्यावरण संस्था क्लाइमेट चेंज को अर्थ क्राइसिस कहती है, जब कोई एनजीओ
बेटी बचाओ जैसे कैंपेन को देशभक्ति से जोड़ देता है, या जब कोई हेल्थ अवेयरनेस ड्राइव मर्द को भी दर्द होता है जैसे इमोशनल स्लोगन से पुरुषों को टच करता है। ये सब कुछ है स्ट्रेटजी से चलाया गया पॉजिटिव प्रोपेगेंडा। सोचिए, अगर कोई सोशल वर्कर बोले प्लास्टिक कम करो क्योंकि ये वैज्ञानिक रूप से नुकसानदायक है, तो लोग कहेंगे थोड़ा बाद में सोचेंगे। लेकिन अगर कोई कहे आज प्लास्टिक छोड़ा तो कल बच्चों की सांसें बचेंगी, तो मैसेज सीधा दिल में लगता है। प्रोपेगेंडा सिर्फ लालच और सत्ता का हथियार नहीं है, ये सामाजिक सुधार का एक्सेलरेटर भी बन सकता है अगर इसे समझदारी और जिम्मेदारी से यूज किया जाए। बर्नेज इस चैप्टर में एक गहरी बात कहते हैं, पब्लिक की गुडविल अपने आप नहीं आती, उसे थॉटफुली इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। मतलब एनजीओ, सोशल वर्कर्स, इवन गवर्नमेंट स्कीम्स अगर अपनी बात मैसेज तक जेन्युइनली पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें भी इमोशनल कनेक्शन, विजुअल ब्रांडिंग और मैसेजिंग आर्ट समझनी होगी। क्योंकि आज की दुनिया में अच्छाई भी तब दिखती है जब उसे सही तरह से पेश किया जाए। चैप्टर 10, आर्ट एंड साइंस। अगर कोई सोचता है कि प्रोपेगेंडा सिर्फ दिमाग से खेलता है तो वो आधा सच जानता है। असल में ये दिल को छूकर दिमाग को मोड़ता है, आर्ट से भी और साइंस से भी। एडवर्ड बर्नेज इस चैप्टर में एक गहरी बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं होता, ये एक आर्टिस्ट की तरह सजता है और एक साइंटिस्ट की तरह सटीक काम करता है। बैलेट रस, व्हेन कल्चर बिकेम कैंपेन। एक समय की बात है, अमेरिका में रूस की इमेज कोल्ड, हार्ड और बैकवर्ड मानी जाती थी। तब बर्नेस को एक असाइनमेंट मिला, रशिया की इमेज को कल्चरल और सिविलाइज्ड बनाकर दिखाना था। अब ये कोई पॉलिटिकल स्पीच या न्यूज़पेपर आर्टिकल से नहीं हो सकता था। तो बर्नेस ने क्या किया, एक आर्ट फॉर्म उठाया, बैले। उन्होंने बैले रूसे नाम की डांस कंपनी को अमेरिका में टूर पर भेजा। शो को एलीट फैशन, क्लास, ग्रेस और यूरोपियन रिफाइनमेंट से जोड़ा गया। पोस्टर्स, क्रिटिक्स रिव्यूज, सेलिब्रिटी फोटोज, हर एंगल से यह दिखाया गया कि रूसी संस्कृति बहुत संवेदनशील है और कुछ ही महीनों में लोगों की नजरों में रूस अब एक संवेदनशील संस्कृति का नाम बन गया। नृत्य ने किया वो काम जो 100 भाषण नहीं कर पाई, कला के जरिए दिल में उतरना। बर्नेज इस चैप्टर में बताते हैं कि लोग फैक्ट्स से ज्यादा रिएक्ट करते हैं फीलिंग्स से, और फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं कला, आर्ट से। एक पेंटिंग देखकर आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है, एक सॉन्ग किसी आइडियोलॉजी से जोड़ सकता है, एक स्टैच्यू आपके अंदर सम्मान या गुस्सा भर सकता है। मतलब आर्ट साइलेंटली सोच बदलती है बिना लेक्चर दिए, और जब इसे प्रोपेगेंडा के साथ जोड़ा जाए तो ये सोच को डीपली रिवायर कर सकती है। अब बात करते हैं साइंस की। बर्नेज कहते हैं कि एक अच्छा प्रोपेगेंडिस्ट आर्टिस्ट की तरह सुंदरता पेश करता है, पर साइंटिस्ट की तरह सोचता है। मतलब किस ऑडियंस को क्या पसंद है, इसका डेटा, किस रंग का क्या साइकोलॉजिकल असर होता है, कौन से शब्द फियर ट्रिगर करते हैं, कौन से ट्रस्ट, और किस टाइम पर कौन सा मैसेज सबसे ज्यादा असर करेगा। ये सब डेटा ड्राइवन होता है, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में हम बिहेवियरल साइंस कह सकते हैं। आज की दुनिया में देखो, एड्स में कलर्स का केयरफुल यूज रेड अर्जेंसी देता है, ब्लू ट्रस्ट। इंस्टाग्राम रील्स में बैकग्राउंड म्यूजिक थॉटफुली चुनी जाती है, मूवी पोस्टर्स में स्पेसिफिक फॉन्ट और फ्रेमिंग होती है, और इवन पॉलिटिकल स्पीचेस, टोन, जेस्चर, पॉजेस सब साइंटिफिकली टेस्टेड होते हैं। यानी आर्ट प्लस साइंस मिलकर आज भी पब्लिक माइंड को शेप कर रहे हैं। सोचो, अगर कोई ब्रांड बोले हमारा टूथपेस्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, ठीक है, अच्छा लगा। लेकिन जब वही टूथपेस्ट एक चार्मिंग स्माइल के साथ दिखता है एड में, तो आप बोलते हो बिल्कुल यही चाहिए। क्यों? क्योंकि दिमाग ने तो सुना साइंस, पर दिल ने माना आर्ट। नोट कर लो, सिर्फ लॉजिकल रीजन देना काफी नहीं होता, उसे ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि लोग रीजन को महसूस कर सकें। यही रीजन है कि हर प्रोपेगेंडा कैंपेन में क्रिएटिविटी और कैलकुलेशन साथ साथ चलते हैं। बर्नेज इस चैप्टर में समझाते हैं कि अगर आप सोसाइटी की सोच को बदलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं देने होंगे, बल्कि उन फैक्ट्स को आर्ट की तरह पेश करना होगा और साइंस की तरह टाइम करना होगा। प्रोपेगेंडा आज एक फॉर्मूला है, इमोशन प्लस टाइमिंग प्लस प्रेजेंटेशन, पब्लिक माइंड कंट्रोल। और जो इस फॉर्मूला को समझ गया वो किसी भी विचार को ट्रूथ की तरह महसूस करवा सकता है। चैप्टर 11,
द मैकेनिक्स ऑफ प्रोपागेंडा। सोच पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास सत्ता हो, बस तुम्हें वो तरीका आना चाहिए जिससे भीड़ खुद को आजाद समझते हुए भी तुम्हारे पीछे चल पड़े। एडवर्ड बर्नेज इस अंतिम चैप्टर में वो सब खोल कर रख देते हैं कि प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। ये कोई जादू नहीं, ये है एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम जो हर उस इंसान पर असर डालता है जो सोचता है कि वो खुद से सोच रहा है। मैकेनिक्स ऑफ प्रोपेगेंडा यानी प्रचार की मशीन कैसे चलती है। बर्नेस कहता है, कोई भी कैंपेन या विचार तभी असर करता है जब उसके पीछे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटजी हो। ये स्ट्रेटजी 4 की पार्ट्स में बंटी होती है। स्टेप 1, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। सबसे पहले आपको ये तय करना होता है कि आप लोगों की सोच में क्या बदलना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं लोग किसी प्रोडक्ट को पसंद करें, किसी नेता को माने, किसी आदर्श को अपनाएं? अगर आपका ऑब्जेक्टिव साफ नहीं है तो मैसेज कभी असर नहीं करेगा। स्टेप 2, ऑडियंस को समझना। हर सोच हर इंसान पर लागू नहीं होती। बर्नेज कहते हैं, इफेक्टिव प्रोपेगेंडा वही है जो लोगों की इमोशंस, फियर्स, डिजायर्स और हैबिट्स को समझकर उन्हें उसी भाषा में संबोधित करे। मतलब किसान से बात करनी है तो जमीन, पानी, परिवार की भाषा में करो। स्टूडेंट से बात करनी है तो करियर, फ्रीडम और ड्रीम्स की भाषा में करो। महिलाएं, बच्चे, यूथ, एल्डरली, सबके लिए लैंग्वेज, टोन और तरीका अलग होना चाहिए। 1 मैसेज फॉर ऑल, नो मैसेज एट ऑल। स्टेप 3, मैसेज को आर्ट बना दो। अब जो बात कहनी है उसे सिर्फ कहना नहीं है, महसूस करवाना है। यहां आता है विजुअल इम्पैक्ट, स्टोरी टेलिंग, कलर, म्यूजिक, स्लोगन्स और टाइमिंग का गेम। एग्जाम्पल, सेव वाटर। कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब कोई पोस्टर दिखाता है लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर क्राइंग इन अ चाइल्ड्स हैंड, तो वो सीधा दिल पर लगता है। यही है इमोशन की ताकत। स्टेप 4, रेपिटेशन और रीइंफोर्समेंट। एक बार मैसेज भेजकर मत रुको। बर्नेस कहते हैं, कोई आइडिया तब तक मैस थिंकिंग नहीं बनता जब तक वो बार बार सामने ना आए। टीवी एड्स, पोस्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, स्पीचेस, न्यूज, हर जगह एक ही बात घुमा फिरा के, ताकि वो दिमाग में चिपक जाए। और जब कोई इंसान खुद उस बात को बोलने लगे तब समझो प्रोपेगेंडा सक्सेसफुल हो गया। वर्ल्ड वॉर के दौर में अमेरिका में गोश्त की खपत कम हो गई थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग ज्यादा मांस खाएं, सोल्जर्स की तरह ताकतवर बनने के लिए। तो क्या किया गया? पोस्टर्स, पैम्फलेट्स, स्कूल एक्टिविटीज और एड्स में एक ही मैसेज बार बार दिखाया गया, मीट फॉर स्ट्रेंथ। बच्चों को किताबों में बताया गया कि प्रोटीन से मसल्स बनते हैं। महिलाओं को बताया गया कि अच्छा खाना गुड मदर की पहचान है। कुछ ही महीनों में मीट की सेल्स रिकॉर्ड तोड़ने लगी। प्रोपेगेंडा की मशीन एक बार फिर काम कर गई। आज भी यही मैकेनिज्म चलता है। अगर कोई ऐप वायरल होता है, उसका पहले इन्फ्लुएंसर्स रिव्यू करते हैं, फिर एड्स में वही बात दिखाई जाती है, फिर मीम्स बनते हैं, और फिर आप सोचते हैं, यार सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। यहां लॉजिक नहीं, साइकोलॉजिकल मैकेनिक्स काम कर रहा है। अब सोचिए, अगर कोई बोले कि उसने दाढ़ी बढ़ाई क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए थी, तो शायद वो भूल गया होगा कि उसे वो इंस्पिरेशन एक ग्रूमिंग ब्रांड के इंस्टाग्राम रील से मिली थी। आजकल सोच भी स्पॉन्सर्ड हो सकती है और हमें पता भी नहीं चलता। प्रोपेगेंडा की असली ताकत ये नहीं कि वो तुम्हें क्या सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि ये कि वो तुम्हें ये फील कराता है कि तुमने खुद सोचा है। एडवर्ड बर्नेज इस आखिरी चैप्टर में बताता है कि प्रोपेगेंडा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये जितना पावरफुल है उतना ही डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप हर मैसेज के पीछे की साइकोलॉजी को समझें। सोचने से पहले सोचें, ये सोच मेरी है या मुझे दी गई है, और कभी भी ब्लाइंडली किसी वेव का हिस्सा ना बने, क्योंकि आज की दुनिया में जो जागरूक है वही सच में आजाद है। तुम्हारे चारों तरफ हर दिन कोई ना कोई तुम्हारी सोच को ढाल रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम उसे पहचान पा रहे हो। ये किताब एक आईना थी। इस किताब ने हमें दिखाया कि कैसे हमारी पसंद, नापसंद, विचार और निर्णय सब किसी इनविजिबल सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। सच्चाई सिर्फ वो नहीं होती जो दिखाई देती है, बल्कि वो भी होती है जो दिखानी होती है। और एक सोच को मास मूवमेंट में बदलने के पीछे एक पूरी मशीनरी होती है, जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। क्यों जरूरी है जगना? क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो हम सिर्फ फॉलोअर बन जाएंगे उन आइडियाज के जो हमारे नहीं हैं, उन डिसीजंस के जो हमारे नाम से लिए जाएंगे, और उन कैंपेन्स के जो हमें ही यूज कर रहे हैं। पर अगर हम जाग गए तो हम खुद को बदल सकते हैं।
और समाज को भी। अगर ये किताब आपके सोचने के तरीके को हिला गई है, अगर आपको अब हर एड, न्यूज, लीडर या ट्रेंड के पीछे छिपी स्ट्रैटेजी दिखाई देने लगी है, अगर अब आप सिर्फ सोचने वाले नहीं, सोच को समझने वाले बन चुके हैं, क्योंकि जब सोचने वाले बढ़ते हैं तो बदलती है पूरी दुनिया। एडवर्ड बर्नेस ने सिर्फ किताब नहीं लिखी, उन्होंने एक हथियार हाथ में दिया जिससे आप सच को देख सकते हैं, चाहे वो कितना भी सुंदर लपेटा गया हो। अब आपके पास वो समझ है जो भीड़ से अलग चलने वालों के पास होती है। यूज इट, क्वेश्चन मोर, थिंक डीपर, एंड अबव ऑल, स्टे फ्री।